चलिए, चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के आंसर्स है। प्रेशर डिफॉर्मेशन सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि वाइल वॉकिंग ऑन ट्रैम्पोलिन, जब आप ट्रैम्पोलिन पे चलते हो, डू यू फील मोर प्रेशर? क्या आपको उस वक्त जो होता है ज़्यादा प्रेशर फील होता है? एक बात, व्हेन यू स्टैंड स्टिल, जब तुम सीधे खड़े होते हो तब ज़्यादा प्रेशर फील होता है, या फिर आप जब अप एंड डाउन कर रहे होते हैं, या फिर ऊपर नीचे जिस वक्त छलांगे लगा रहे होते हो उस वक्त ज़्यादा प्रेशर फील होता है। ठीक है। और फिर वो कहता है वाई डज द प्रेशर चेंज विद मूवमेंट, और ये मूवमेंट के साथ साथ प्रेशर क्यों चेंज हो रहा है? दूसरी बात वो हमसे ही कह रहा है। अच्छा बेटा, आपका ट्रैम्पोलिन जो है ना वो ये होता है कुछ इस तरीके से। ये उसकी हम लेग्स बना लेते हैं। अब आप देखो, अगर आप ट्रैम्पोलिन के ऊपर सिर्फ खड़े हुए हो तो क्या होगा कि ट्रैम्पोलिन का नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो सारे का सारा यूँ नीचे धक्का खा जाएगा आपके प्रेशर की वजह से, जिस वक्त आप खड़े हुए हो, स्टैंड हो, स्टिल हो। ठीक होगी बात। लेकिन जिस वक्त आप क्या कर रहे हो, आप अप एंड डाउन जा रहे हो, आप कभी नीचे जा रहे हो और कभी ऊपर जा रहे हो। ठीक है, कभी आप अप जाते हो और कभी डाउन जाते हो। तो फिर क्या होगा कि किसी वक्त तो आपका प्रेशर जो है वो बिल्कुल ट्रैम्पोलिन से हट जाएगा। जिस वक्त आप यहाँ पर मौजूद होगे तो वो सारा का सारा नीचे जाएगा, लेकिन जिस वक्त आप ऊपर होगे तो ट्रैम्पोलिन से सारा का प्रेशर हट जाएगा। ठीक है, ट्रैम्पोलिन के ऊपर से प्रेशर सारा हट जाएगा। सो जो स्टिल बंदा है, जो बंदा वहाँ पे स्टिल खड़ा हुआ है, उसका प्रेशर तो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन जो बंदा जंप कर रहा है, अप एंड डाउन जा रहा है, जिससे वो अप जाता है तो उसका प्रेशर एक्सर्ट होना ख़त्म हो जाता है, और जिससे कोई डाउन जाता है उसका प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है। सो हमने कहा कि जिस वक्त हम चल रहे होते हैं, वाइल वॉकिंग ऑन अ ट्रैम्पोलिन, वी फील मोर प्रेशर व्हेन यू स्टैंड स्टिल। तो हमें जब हम खड़े होते हैं तो हम ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। उसका रीज़न मैंने अभी ऊपर बताया क्यों, कि जिस वक्त हम देखो खड़े हुए हैं तो हम मुसलसल नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक हो कोई बात? दिस इज बिकॉज वेन यू जंप अप एंड डाउन यू आर मोमेंटरीली रिड्यूसिंग द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन योर फीट एंड द ट्रैम्पोलिन। और जिस वक्त आप लोग जंप कर रहे होते अप एंड डाउन, ठीक है, तो आपका क्या होता है, मूवमेंट जो होती है वो कभी ऊपर होती है तो कभी नीचे होती है, जिसकी वजह से आपका कब हो जाता है कांटेक्ट, किसके साथ? ट्रैम्पोलिन के साथ। ठीक है। एंड तो दिस रिड्यूस द प्रेशर, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है ट्रैम्पोलिन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द शेप ऑफ थंब पिन हेल्प इट पेनिट्रेट सरफेस ईजीली? जो थंब पिन होती है वो किस तरीके से आराम से सरफेस के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, ये हमसे पूछा ही नहीं कि चली जाती है। अगर हम देखें तो थंब पिन कुछ इस तरह की होती है ना। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। इस तरह होती है थंब पिन। अब हमारे आगे कोई भी सरफेस है तो हम देखते हैं कि जैसा ख़ास तौर पर वुडन नोटिस बोर्ड्स पे हम बहुत ज़्यादा ये लगाते हैं, तो ये इजीली इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाती है। इसकी वजह क्या है कि अगर आप शेप देखो इसकी थंब पिन की, तो इट हेल्प्स पेनिट्रेट द सरफेस इजीली, क्योंकि ये हमारी मदद करता है, ये शेप जो है पूरी की पूरी ये हमारी मदद करती है इसको पेनिट्रेशन के अंदर, ताकि वो आराम से जा सके। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि प्रेशर का फार्मूला होता है P इक्वल्स टू इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि अगर प्रेशर जो है वो फोर्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन प्रेशर जो है एरिया की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब है कि प्रेशर जितना ज़्यादा होगा एरिया उतना कम होगा। तो बेटा अगर आप देखो यहाँ पे कि आपके थंब पिन का एरिया कितना है, कम है, तो अगर एरिया जो है वो कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आराम से पेनिट्रेट करती है। ये रीज़न है। यहाँ पे आंसर भी मैंने यही लिखा है, बिकॉज इट हैज़ अ स्मॉल पॉइंटेड टिप, दिस स्मॉल एरिया कंसंट्रेट्स
द फोर्स अप्लाइड टू द पिन मेकिंग इट ईजियर पियर्स थ्रू, कि वो पियर्स थ्रू का मतलब होता है कि वो पेनिट्रेट हो जाती है आराम से, जिस भी वुडन सरफेस पे हम जो पेनिट्रेट करना चाह रहे होते हैं उस पर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लो उसका फिर आंसर देखते हैं। If you blow up balloon and then tie it close, why does it stay inflated even through you stop blowing? How does pressure play a role here? जब तुम गुब्बारे को फैलाते हो तो फिर फुलाना जब बंद कर देते हो तब भी उसके अंदर जो है वो क्यों फूला रहता है, इसके अंदर प्रेशर का क्या किरदार है? क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा लेट सपोज हमारा ये गुब्बारा है, सही है। अब इस गुब्बारे के अंदर तुमने हवा भरी, अभी गैस मॉलिक्यूल्स जो थे ये इसके अंदर जमा हो गए, ये गैस मॉलिक्यूल्स थे जब तुम हवा भर रहे थे। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हर तरफ से इक्वली एक्सर्ट होती है। क्या होती है? हर तरफ से इक्वली एक्सर्ट होती है, ठीक है, हर तरफ से इक्वली एक्सर्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैस्कल। पैस्कल के मुताबिक वो हर तरफ से इक्वल प्रेशर जो है लगा रहा होता है हर मॉलिक्यूल। अब ये वजह होती है कि ये जो शेप है पूरी की पूरी शेप जो है बलून की, वो क्या रहती है, अपनी कांटेक्ट अपने जो उसको दिया जाता है जो भी उसका एक्चुअल शेप होती है उससे तब्दील नहीं होती। ये इसका रीज़न होता है। यही आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि अ बलून स्टेज इन्फ्लेटेड, वो रहता है भरा हुआ इवन आफ्टर यू स्टॉप ब्लोइंग, जब तुम बंद कर देते हो उसके अंदर हवा से प्रेशर देना बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर। क्यों? एयर प्रेशर की वजह से द एयर मॉलिक्यूल इनसाइड द बलून एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बलून्स। जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेशर जो है एक्सर्ट कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। किसके अंदर? बलून के अंदर मुसलसल वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। ओके जी, ये आप देख रहे हो कि उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल सारे, इसलिए वो अपनी हालत से नहीं जाता, हालांकि आपने ख़त्म कर दिया होता उसके अंदर हवा भरना। क्वेश्चन नंबर 4 सेज व्हाई इनर airtight layer of a space suit is designed to maintain the constant pressure around the astronaut. एस्ट्रोनॉट का एक ख़ास लिबास होता है, कहता है उसके अंदर एक एयर टाइट जो लेयर बनाई जाती है, उसका क्या मकसद होता है? ठीक है बेटा, एस्ट्रोनॉट जो होता है ना वो सबसे फाइनेस्ट फॉर्म होती है इंजीनियरिंग की, ठीक है। जब आप इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट फॉर्म पे चले जाते हो तब आप एस्ट्रोनॉट बनते हो, ठीक है। ये बात आप सबसे पहले जो है ना ये याद रखो, सही है। तो एस्ट्रोनॉट के अंदर इधर एक लेयर होती है, उसके लिबास के अंदर यहाँ पे एक लेयर होती है, ठीक है। होता है क्या है कि जिस तरह कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं ना, तो स्पेस में क्या होती है? वैक्यूम होती है, सही है। वैक्यूम की वजह से, ओहो लेट मी चेंज द पेन, ओके। जिस तरह कि स्पेस में जाते हैं तो स्पेस पे ये फेस करते हैं वैक्यूम को। अब जो वैक्यूम होती है वो क्या करती है, क्योंकि इंसान को जो ग्रेविटी की ज़रूरत होती है ना, उसके खून के, उसकी रगों के अंदर जो खून चल रहा है ना, ठीक है, उसको ग्रेविटी चाहिए चलने के लिए। तो स्पेस में तो ग्रेविटी नहीं है, तो अगर हम ये प्रेशर ना लगा, ये प्रेशर वाली इंसुलेशन जो है ना यहाँ पे मौजूद हो, तो क्या होगा कि हमारी रगें जो है वो फट जाएगी, हमारी कैपिलरीज और वेन्स क्या हो जाएगी? फट जाएगी। तो इस वजह से हम ये इनर एयर टाइट जो लेयर होती है हमें ये लगा के जानी पड़ती है, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जानी पड़ती है। वो उसको प्रोटेक्ट करती है स्पेस के जो कंडीशन होती है, सूरत हाल होती है जैसा मैंने बताया कि उनकी जो नर्व्स है, वेन्स है, कैपिलरीज है, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी बड़ी बात, जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाएंगे, फट जाएंगे, लंग्स जो है वो फट जाएंगे, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा उसमें भर जाएगी ग्रेविटी ना होने की वजह से कि वो ब्लास्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाऊँगा। इफ़ अ लिक्विड हैज़ डेंसिटी ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ मर्करी, कहते हैं अगर जो है लिक्विड की डेंसिटी जो है वो ट्वाइस हो जाए, डबल हो जाए, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मर्करी, मर्करी से 2 गुना ज़्यादा हो जाए, what will be the height of a liquid column in the barometer?
तो उस लिक्विड की हाइट क्या होगी बैरोमीटर के अंदर। ठीक है, बैरोमीटर आप लोगों को पता है एक एपरेटस होता है जो कि हम यूज़ करते हैं किसके लिए, जब हमने एयर प्रेशर को नापना होता है। कुछ इस तरह से बैरोमीटर का एपरेटस होता है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि उसकी जो ये लिक्विड है इसके अंदर इसकी हाइट क्या होगी। ये तो मैंने वैसे ही अंदाज़ा लगा दिया, एग्जैक्ट हाइट जो है वो क्या होगी। अच्छा, अगर तो लिक्विड की जो डेंसिटी है, इफ़ द लिक्विड हैज़ अ डेंसिटी ट्वाइस, क्या हो गई, डबल हो गई दैट ऑफ द मर्करी से। सो द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द बैरोमीटर, तो बेटा ये जो हाइट है बैरोमीटर के अंदर, कॉलम पे हमें नज़र आ रहा है मेजरमेंट के हिसाब से, ठीक है, ऑफ द मर्करी कॉलम क्या हो जाएगी, विल बी हाफ हो जाएगी। मतलब कहीं यहाँ पर जाकर आएगी, ये कॉलम है पूरे का पूरा, कहीं यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, हाफ हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड कॉलम, ठीक है, वो क्या है, वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी और हाइट के प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से वो क्या आएगी, हाफ आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, why we wouldn't be able to sip water with a straw on the moon। हम चांद के ऊपर जो है वो क्यों नहीं ग्लास में से शरबत, पानी या कोई भी जूस पी सकते। सिप होता है घूंट लेना, और स्ट्रॉ के ज़रिए घूंट लेने को सिपिंग कहते हैं। ठीक है, कह रहा है वाई वुड बी एबल टू सिप वाटर विद स्ट्रॉ ऑन द मून, हम क्यों चांद के ऊपर सिप नहीं कर सकते स्ट्रॉ से, बिकॉज देयर इज़ नो, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। चांद के ऊपर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, जिसकी वजह से जब तक प्रेशर बनेगा नहीं, तब हम जब तक स्ट्रॉ में, ये ग्लास है ना बेटा, ये आपका स्ट्रॉ है, ठीक है, जब तक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो पानी इसके अंदर जा ही नहीं सकता। आप वहाँ से जो है फूके मारते रहो अपनी तरफ, जब तक प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, जब तक पानी का प्रेशर, जिसके ऊपर प्रेशर नहीं डलेगा, आप यहाँ से फूके मारते रहो ऊपर की तरफ, आप ऊपर जाएगा ही नहीं पानी। सो बिकॉज उसके मून सरफेस के ऊपर देयर इज़ नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सही है। सो इसलिए इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्ट्रॉ वुडंट बी सफिशिएंट ड्रॉ द वाटर अप द स्ट्रॉ। तो चाहे आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो, स्ट्रॉ के लिए आप जो है पानी को ऊपर की तरफ नहीं खींच सकते, स्ट्रॉ की मदद से पानी को ऊपर की तरफ नहीं खींच सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पे शायद लिखा था यार। हाउ आर वी एबल टू ब्रेक अ मेटल वायर बाय बेंडिंग इट रिपीटेडली। तुम्हारे पास एक मेटल वायर है, ये मेटल की वायर है, ठीक है, तुम इसको बार बार बेंड कर रहे हो, यहाँ पे लेकर जा रहे हो, फिर ऊपर ले जाते हो, ठीक है, फिर तुम नीचे लेकर आते हो, फिर ऊपर ले जाते हो, फिर तुम नीचे लेकर आते हो, फिर ऊपर ले जाते हो। कुछ देर के बाद क्या होता है, यहाँ से जो तुम्हारी ये मेटल की ये है ना, ये टूट जाती है, सही है। कुछ देर के बाद क्या होता है, वो ये टूट जाती है। तो कहता है ऐसे क्यों होता है, जब भी मेटल वायर जो है आप उसको बेंड करते हो बार बार, ठीक है, तो उसके ऊपर स्ट्रेस लगती है। क्या लगती है, स्ट्रेस लगती है, ठीक है। ये जो स्ट्रेस होती है वो मेटल को डीफॉर्म कर देती है, यानी कि उसकी शक्ल को तब्दील कर देती है, और आखिरकार जो क्या होती है, उसके अंदर एक फटीग पैदा हो जाती है, और जिसकी वजह से वो अपनी जगह छोड़ देती है। क्यों, क्योंकि वो फटीग जो है वो वीकनेस की वजह बनती है, और क्योंकि आप रिपीट कर रहे होते हो स्ट्रेस को बार बार, उस स्ट्रेस के साइकिल को बार बार रिपीट कर देते हो, तो ये वीकनिंग जो है ये ले जाती है टू द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो क्रैक्स। उसके अंदर छोटे छोटे क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, और आखिरकार ग्रो एंड इवेंचुअली वायर टू ब्रेक, और आखिर क्या क्या होगा कि वो आपकी वायर जो है वो वहाँ से टूट जाएगी। उसके जो छोटे छोटे जो उसके अंदर क्रैक्स बनेंगे, मुसलसल बनते जाएंगे आपके डीफॉर्म करने से, स्ट्रेस अप्लाई करने से, तो वो आखिरकार टूट जाएगी।
Question number 8 is a spring having spring constant K when loaded with mass M is cut into two equal parts. अच्छा जी, एक स्प्रिंग है, उसको दो हिस्सों में उसका कांस्टेंट जो था वो K, और जितना हमें वैसे भी पता है कि स्प्रिंग का कांस्टेंट K ही होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और उसको जब दो हिस्सों में तकसीम किया, वन ऑफ द पार्ट इज लोडेड विद द सेम मास, एक का मास जो था वो दोबारा से इक्वल था. व्हाट विल बी इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट, वो कहता है बताओ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो क्या होगा. अच्छा जी, सो क्वेश्चन नंबर 8 था जिस पे स्प्रिंग कांस्टेंट हमने बताना था, और एक जब उसको आधा कर दिया था और एक जब वो ओरिजिनल था. तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम कहेंगे यहाँ पे थोड़ी सी मैं स्पेस बना दूँ ताकि मैं लिख सकूँ. तो आंसर मैंने लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी इक्वेशन जो है वो प्रूफ करनी पड़ेगी. किसके अकॉर्डिंग? हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग. क्या है? हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट कर रहे हैं ना, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसको किसके अकॉर्डिंग हम प्रूव करते हैं? हम हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रूव करते हैं. तो हुक्स लॉ हमें क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है एफ इक्वल्स टू के एक्स. अब हमने सब्जेक्ट इसको बना रहे हैं, के को हमने सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? के इक्वल्स टू एक्स अपॉन एफ, बल्कि नॉट दैट वे, इसको एक मिनट, ये हो जाएगा एफ अपॉन एक्स इक्वल्स टू के. सही है. एक चीज़ अब हमारे पास जो है ये क्या आ गया, ये ओरिजिनल आ गया. यानी कि अगर कांस्टेंट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, उसने क्या कहा था कि के कांस्टेंट को अगर सब्जेक्ट बनाओगे स्प्रिंग को, तो उसको कैसे लिखोगे? तो वो इक्वेशन तो ऐसे लिखी जाएगी. फिर उसने कहा था कि जब तुम उसको हाफ कर दोगे, दो में तकसीम कर दोगे, तो हम क्या कहेंगे? हम इसी इक्वेशन को लेंगे और हम कहेंगे दैट के इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स, और x को मैं x डैश कर देता हूँ या x नॉट कर देता हूँ, क्योंकि वो आधी हो गई है इसलिए. सो k विल बी इक्वल्स टू f किसके इक्वल होता है बेटा? mg के इक्वल होता है. और ये क्या हो जाएगा? x अपॉन 2 हो जाएगा. द रीज़न क्यों इसको हमने x अपॉन 2 लिखा है, क्योंकि आपने स्प्रिंग को क्या कर दिया था? हाफ कर दिया था. सही. मुझे थोड़ी सी और स्पेस बनाने दो, इधर नीचे जाना पड़ेगा. ओके. सो ये क्या हो जाएगा? k इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो mg 2 अपॉन x, 2 को अगर मैं बाहर ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा? k इक्वल्स टू 2 mg अपॉन x डैश. ठीक है बेटा, ये देखो mg अपॉन x डैश जो था वो किसके इक्वल था? ये देखो, अब ये वाला पार्ट देखो बच्चों, ये जो है, ठीक है, mg अपॉन x डैश किसके इक्वल है? k के इक्वल है. ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि k विल बी इक्वल्स टू 2k. इधर हम डैश डाल देते हैं. सही है, सही हो गया. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डैश डाल देते हैं, क्योंकि वो तो k के इक्वल था ना, इस वजह से. बल्कि इन ऑल द वे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डैश डाल रहे हैं, क्योंकि हमने जब x भी डैश के तौर पे लिया है, तो इसको भी हम डैश के तौर पे लेते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी प्रूव इट. ठीक है, यानी कि k जो है, k कांस्टेंट जो है, जब हाफ हो जाएगा स्प्रिंग, तो वो ये k डैश विल बी इक्वल्स टू 2k होगा. अब ये चीज़ जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख भी दिया. क्या वो जो होगा हमारा जो है किसके इक्वल आएगा? कांस्टेंट जो है ऑफ ईच पार्ट बिकम्स 2k. ये मैंने मेंशन भी कर दिया. सो आपने बेटा अगर आप ये भी लिख लेते हो तो दैट विल बी करेक्ट, आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं. लेकिन अगर आप साथ एक्सप्लेन भी कर देते तो आंसर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपका. अच्छा जी.
यहाँ पे वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में वाई डू स्टैटिक फ्लूइड ऑलवेज एक्सर्ट अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो स्टैटिक फोर्स स्टैटिक फ्लूइड से बुलाते हैं ठहरा हुआ, खड़ा हुआ जो फ्लूइड होता है, वो हमेशा जो है परपेंडिकुलर सरफेस के नीचे जो है वो क्यों फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है। बैठ जाओ आप लोग, कहीं भी देख लो, कोई भी ले लो, ऊपर से ले आओ नहीं तो। बेटा स्टैटिक फ्लूइड जो होता है वो फोर्स परपेंडिकुलरली जो है सरफेस पे एक्सर्ट इसलिए कर रहा होता है बिकॉज सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द फ्लूइड पे कि कौन सा फ्लूइड है वो ठीक है, क्योंकि जैसा फ्लूइड होगा उसी किस्म का प्रेशर एक्सर्ट होगा। पे फ्लूइड प्रेशर जो है वो हमेशा एक्ट करता है इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, जिसकी वजह से हम उसको स्टैटिक कह रहे हैं, क्योंकि वो नीचे भी एक्सर्ट कर रहा है तो वो ऊपर भी कर रहा है, इसीलिए वो क्या हो गया, खुद क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। इस वजह से उसको स्टैटिक कहा जाता है। सही है, और यही चीज़ जो है मैंने लिख भी दी हुई है। विद द फ्लूइड द प्रेशर फोर्स एक्स परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस भी हो गया और डाउनवर्ड्स भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ कैन अ स्मॉल कार लिफ्टर लिफ्ट लोड्स हैवियर देन इटसेल्फ। जो कार लिफ्टर होता है वो बहुत छोटा सा होता है, फिर इतनी बड़ी गाड़ी को वो कैसे जो है उठा लेता है। स्मॉल कार लिफ्टर जो होता है वो एक प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस के प्रिंसिपल पे काम करता है, और वो एक सिस्टम होता है जिसके अंदर पिस्टन जो है वो पूरा का पूरा, मैंने आपको टॉपिक के अंदर समझाया हुआ है कि किस तरीके से वो पिस्टन जो है सिलेंडर्स के अंदर काम करते हैं, और थोड़ी सी फोर्स के ऊपर वो पिस्टन जो होते हैं वो बहुत लार्ज फोर्स लगा लेते हैं, और जिसके बाद जो है वो बहुत बड़ी प्रेशर वाली चीज़ को भी उठा लेते हैं। ठीक है, और ये प्रेशर जो होता है ये इस पर क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो ट्रांसमिट होता है इक्वली थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है, जिसके बाद थोड़ी फोर्स लगाने पर आपका स्मॉल पिस्टन जो है वो एक बड़ी भारी कार को भी उठा लेता है। सो दैट्स इट। यहाँ पे जो है हमारे ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं।